Hello, my dear auditors. So, welcome back to the essay series. And today we are going to do essay 210, that is agreeing the terms of audit engagement, right? अभी हमने लास्ट ऐसे 200 कर लिया, ऐसे 600 भी कर लिया है, बट ऐसे 200 में हमने क्या देखा कि दिस इज समथिंग फाउंडेशन ऑफ ऑल द एसेस. अगर आप ऐसे 200 नहीं जानते तो 210 को भी समझने में दिक्कत होगी. सो अब बहुत ही शाबाशी से एकदम ऐसे 200 का नाम बता दो. दैट इज ओया कासा. What is Oyakasa? That is overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with essay, right? तो अभी हमने क्या करना है, essay 210 करना है. और what is essay 210? That is agreeing the terms of audit engagement. Now जब भी हम कभी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हम एक टर्म्स डिफाइन करते हैं. मुझे ऑनेस्टी चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए, है ना. हम ऐसे डिस्कशन करते हैं. सिमिलरली जब हम किसी क्लाइंट का ऑडिट करने लगे होते हैं, तो एज अ ऑडिटर हम एक क्लाइंट के साथ टर्म्स को अग्री करके चलते हैं. ठीक है. तो ऐसे 200 में देखा हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के. ठीक है, कि ऑडिटर क्या सोचता है, क्या उसका थिंकिंग लेवल होता है, किस कैसे जजमेंट लगानी होती है. बट इन ऐसे 210 हम क्या देखते हैं, हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे अग्री करने वाले होते हैं. परफेक्ट. सो ऐसे 210 का मेन पर्पस है कि ऑडिट स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ प्री कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं. अगर वो प्री कंडीशंस नहीं होती हैं देन हम ऑडिट नहीं करते हैं. ठीक है. और अगर लॉज एंड रेगुलेशंस जिस तरीके से परमिट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चल देते हैं. होने से अब ऐसे 210 में और भी एक चीज़ है कि ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच, किसके बीच में, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. किन चीज़ों की, 4 चीज़ों की. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड ऑडिट रिपोर्ट का क्या नेचर होने वाला है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 थिंग्स इन द ऑडिट टर्म एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स. दैट इज ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट का नेचर. ऑडिट किस लिए हो रही है, कौन करेगा ऑडिट, कितना करेंगे ऑडिट, कौन, और एंड में क्या मिलेगा, सब क्लियर होना चाहिए. तो एंड में क्या मिलता है, ऑडिट रिपोर्ट मिलती है. बिकॉज एज एन ऑडिटर वी फॉर्म द ओपिनियन ऑन द ऑडिट. ठीक है. कब, अब पहला ही क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं फोकस करके जाना है कि कब हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अभी तो हमने यही नहीं डिस्कस किया कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या होता है, पर मैं उससे पहले बताना चाहती हूँ कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को हम रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो कब कब हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, तो देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस. सी कुछ है. ठीक है. इन सब को हम डिस्कस करके चलते हैं. जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां होती हैं जो चेंज हो जाती हैं और पुराने टर्म्स रेलेवेंट नहीं रहते, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो जाते हैं. ठीक है. जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंस है, चेंज इन द लीगल रिक्वायरमेंट. चेंज इन द लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, पहले कंपनी कौन सी थी, प्राइवेट कंपनी, अब कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी. ठीक है. कंपनी एक्ट के प्रोविजन बदल जाते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे कुछ प्रोविजंस लगती हैं, पब्लिक कंपनी पे कुछ प्रोविजंस लगती हैं. ऑडिट, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट स्कोप रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो स्कोप हमारा वाइड हो जाएगा, अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड रहता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट. व्हाट इज सीनियर मैनेजमेंट, जैसे नया सीएफओ आया और उसने ऑडिट के स्कोप पे या टाइम लाइन्स पर डाउट रेस किया, है ना, तो एंगेजमेंट लेटर को हम रिकन्फर्म या फिर रिवाइज करना ज़रूरी समझते हैं. देन वी हैव चेंज इन ऑनरशिप. चेंज इन ऑनरशिप, कंपनी किसी फॉरेन ग्रुप ने एक्वायर कर ली. ठीक है. तो नई नई गवर्नेंस आएंगी, नए नए रूल्स आएंगे, रिवाइज्ड, इसीलिए रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर इज़ रिक्वायर्ड. चेंज इन द नेचर और द साइज ऑफ द बिजनेस, है ना. पहले हम सिर्फ डोमेस्टिकली विद इन इंडिया कर रहे थे, अब हमने एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर लिया है, हम एक्सपोर्ट बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं. फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स होंगे, न्यू रिस्क आएंगे, न्यू वेंचर्स होंगे, तो ऑडिट का स्कोप क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा. ठीक है. देन वी हैव चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. पहले हम एएस फॉलो कर रहे थे, अब हम इंड एस फॉलो कर रहे हैं.
यानी कि आय गैप से हम इंड एस में शिफ्ट हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस ही चेंज हो गया, तो इसीलिए हमें फ्रेश एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट टर्म्स की ज़रूरत होएगी। एनी रिवाइज्ड और द स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, मैनेजमेंट सिर्फ लिमिटेड रिव्यू चाहती है या फिर कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन चाहती है, बैलेंस सर्टिफिकेशन चाहती है, डेटर सर्टिफिकेशन चाहती है, नॉर्मल ऑडिट से डिफरेंट कोई स्कोप है, दैट इज एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। सपोजिटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मैनेजमेंट सोचती है कि ऑडिटर 100% फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा, तो ये तो ऑडिटर को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भैया मैं नहीं 100% फ्रॉड डिटेक्ट कर सकता, है ना, बिकॉज हम किसके ऊपर, हम तो आपको क्या देंगे, ऐसे 200 रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट गारंटी। तो एंगेजमेंट लेटर हमें रिवाइज करना पड़ता है। अब मैंने बहुत से बच्चों को देखती हूँ वो ऑडिट को रिलेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एंगेजमेंट लेटर क्या है, एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, बट द थिंग इज engagement letter is not the formality. Engagement letter is kind of risk protection tool for an auditor. परफेक्ट। नाउ कम्स एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड होना चाहिए सॉरी। अच्छा क्या मैम, एंगेजमेंट लेटर में कम इंक्लूड होना चाहिए सॉरी। सॉरी से मतलब है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, आई से इंडिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड ई से दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, कंटेंट्स हम डिस्कस करके चलते हैं। ऑडिटर का बेसिकली ये समझ के चलना, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होती क्या है। अब हम इस पे आते हैं, वैसे तो मुझे पहले समझाना चाहिए था, बट मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन वीडियो है तो इस पे ही चर्चा करके चलते हैं लेटर। ऑडिटर के द्वारा क्लाइंट को भेजा गया रिटन अग्रीमेंट ऑडिट टर्म्स को ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट करके चलता है, जो कि फ्यूचर डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बचाता है, दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, शाबाश, ओके, समझ में लग गया है। अब कंटेंट्स क्या है, दिस इज द एग्जाम फोकस एरिया, दैट इज सॉरी। ठीक है, बहुत ही फोकस करने वाला एरिया है। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देना, और ये ओपिनियन कौन देता है, मिस्टर ऑडिटर। ठीक है, सो ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट गारंटी बिल्कुल नहीं देता है। नाउ गिव्स द क्वेश्चन कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो अब सबसे पहले ध्यान रखना, ऑडिटर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो ऑडिट कंडक्ट करेगा एज पर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, और वो प्लानिंग करेगा, परफॉर्म करेगा और अपनी रिपोर्ट को इशू करके चलेगा, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करके चलेगा। ठीक है, पर ध्यान रखना ऑडिटर हमेशा कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करता है जिसका उसको ऑडिट करना होता है। ठीक है, नाउ कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना मैनेजमेंट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, प्रेपरेशन, कंट्रोल, प्रोवाइड। ठीक है, क्या क्या मतलब है हम इसका। प्रेपरेशन का मतलब क्या है, वो प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्रेपरेशन हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला कंट्रोल करके चलता है, तो व्हाट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोल वो करता है अपना इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल्स के करके चलता है। लास्ट इज प्रोवाइड, वो ऑडिटर को जो जो चीज़ें ऑडिटर को चाहिए होती हैं वो सब की सब प्रोवाइड करके चलता है। ठीक है, नाउ कम्स व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पे वर्ड है ना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना, ये क्या है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी इंड एस, कैन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133, कैन बी IFRS। ठीक है, तो अगर फ्रेमवर्क क्लियर होगा तभी हमारा ऑडिट ओपिनियन मीनिंगफुल होता है। नाउ कम्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर्म। सो एक्सपेक्टेड फॉर्म का मतलब है अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना, वो मॉडिफाइड ओपिनियन देना, कारो रिपोर्टिंग करना, लीगल एंड रेगुलेटरी रिपोर्ट्स देना। क्लियर करता है कि फाइनल रिपोर्ट का नेचर क्या हो सकता है, मतलब क्या फाइनल रिपोर्ट कारो रिपोर्टिंग है, क्या फाइनल रिपोर्ट लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, क्या फाइनल रिपोर्ट मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड है। ठीक है, सो मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड आप 700 सीरीज में पढ़ के चलते हो। परफेक्ट, नाउ कम्स द क्वेश्चन कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर
बेसिकली अगर हम इन रियल लाइफ कनेक्ट करके चले तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक आपको पर्चा देता है। उस पर्चे में आप पेशेंट कंसेंट फॉर्म होता है कि डॉक्टर ये ट्रीटमेंट करेगा, इस ट्रीटमेंट का ये पर्पस है, डॉक्टर क्या करने वाला है, डॉक्टर को आपसे कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड है, आउटकम गारंटी नहीं होगा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में ये चीज़ें होती हैं कि इट्स नॉट अ गारंटी ऑफ द फ्रॉड, हम 100% चेकिंग नहीं करके चलते, वी ऑलवेज गिव द रीजनेबल एश्योरेंस। परफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ही ना एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है जो पूछा जाता है कि आउट ऑफ द अबव 5 एलिमेंट्स फर्स्ट 4 आर प्रेजेंट, बट कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट नहीं है? सॉरी में एक्सपेक्टेड फॉर्म नहीं है, तो ये सारा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर होने चाहिए। पांचों के पांचों एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने ही चाहिए। ओके, डन, परफेक्ट। सो व्हाट इज, अब मैंने दो चीज़ें तो बता दी थी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप तो रह ही गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑडिट का पर्पस और स्कोप कितना रहेगा, ठीक है, दैट इज ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज ऑडिट एज पर ऐसे होना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस दे के चलनी है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, ठीक है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करने हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस प्रोवाइड करेगा। एंड व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? दैट इज सेम IFRS AS अंडर सेक्शन 133। परफेक्ट, ठीक है। सो अब हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज अब पढ़ के चलनी है व्हाट इज़ द प्री कंडीशंस फॉर द ऑडिट, ठीक है। मतलब अगर हमें ऑडिट करना है तो ये कुछ प्री कंडीशंस हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये कुछ कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं देन ऑडिट शुड नॉट बी देयर। ओके, सो कंपनी ने मेंशन किया कंपनी हैज़ मेंशन इन द ऑडिट टर्म्स दैट दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड। कंपनी बोल रही है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नहीं देंगे। अच्छा, दे ऑल्सो इम्पोज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। भाई साहब, what are the precondition that should be there, whether auditor should accept the audit engagement? सबसे पहले देखो हमारे पास precondition में ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ये इंश्योर करेगा, ऑडिटर देखेगा फ्रेमवर्क प्रॉपर है या नहीं है, मतलब इंड AS अप्लाई हो रहा है, AS अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, लॉ के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल है या नहीं है। सपोजिटली कंपनी AS फॉलो कर रही है जबकि कौन सा AS अप्लाई होना चाहिए, इंड AS अप्लाई होना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्ट फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट। फिर मैनेजमेंट का रिटर्न अग्रीमेंट ले लो ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सही है और वो फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है, ना ही फ्रॉड है ना ही एरर है। और ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करना है? ऑल द इंफॉर्मेशन, है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करके चल रहा है मैनेजमेंट से, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस अगर उसको किसी और से बात करनी है तो करने देना भाई, क्योंकि उसको अपना काम करने में जो जिससे बात करनी है उसे करने दो, ठीक है। इंटरनल उसे करने दो। तो ऑडिटर को फुल कॉपरेशन मिलना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट कॉपरेशन एरिया, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है वो बोल रही है मैनेजमेंट भाई हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं देने वाले हैं, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने वाले हैं, और स्कोप लिमिटेशन भी अप्लाई करी जा रही है, तो ये तो देयर इज़ वायलेशन। तो आपको फाइनल कंक्लूजन क्या देके चलनी है? विच मस्ट बी रिटन इन द एग्जाम, सिंस मैनेजमेंट हैज़ इम्पोज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क, ऑडिटर बिलीव दैट रिजल्ट इन ऑडिटर। अब मेरा ऑडिट ओपिनियन मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्री कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। Because precondition are not satisfied, then auditor shall not accept the engagement unless required by law. तो auditor को accept नहीं करनी चाहिए because due to the limitation on the scope of वर्क। तो मतलब वो क्या चेक करके चल रहा है? वो फ्रेमवर्क चेक कर रहा है एप्लीकेबल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की चेक करके चल रहा है, वो फ्री एक्सेस देख रहा है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो मिल रहा है तो मैं ऑडिट ले लेता हूँ, अगर फ्री एक्सेस नहीं है तो मैं तो ऑडिट नहीं करूँगा, ये चलिए। सो वेदर ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ऐसी स्कोप लिमिटेशन लगाए जिससे ऑडिटर को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देनी पड़े, ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस लॉ रिक्वायर्स। ओके, परफेक्ट।
केस नंबर 1 है मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज। यहाँ पे अब हमारे पास केसेस शुरू हो चुके हैं। सो दिस इज केस नंबर 1, राइट, एंड दिस इज केस नंबर 2 विच इज़ प्रोवाइडिंग दैट मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस इम्पोज स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, तो गिवन सिचुएशन क्या, मैनेजमेंट कहती है सर्टेन रिकॉर्ड्स नहीं देंगे, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, सर्टेन एरियाज ऑडिट नहीं कर सकते, तो ऑडिटर भाई साहब अपनी लगाएंगे जजमेंट, बुद्धि। अगर ऑडिटर को लगता है कि ये लिमिटेशन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से रोकेगी, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से रोकेगी और फाइनल आउटकम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा, तो कंक्लूजन ऑडिटर शुल नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट, ऑडिटर शुल नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। सो आप एग्जाम में ये लाइन डाल सकते हो, लिमिटेशन ऑन द स्कोप इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट विच रिजल्ट्स इन द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंगेजमेंट नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट अगर प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट नॉट प्रेजेंट, देन अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं जैसे कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्नॉलेजमेंट मिसिंग है, फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं है, इफ प्री कंडीशंस आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। परफेक्ट। सो फाइनल आप क्या कंक्लूजन बना सके, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ड्यू टू लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क। तो ये ऐसे 210 का मूल था जो आपको समझ के चलना है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्क्लेम और लिमिटेशन अगर है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द लिमिटेड एंगेजमेंट एक्सेप्शन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है और रेगुलेशन है। ठीक है, अब व्हेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है होते हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं। जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है, फॉर एग्जांपल लॉ में इंड एस लगता है पर हम तो एस लगा के चले हैं, है ना, तब भी ऑडिटर को नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए एंगेजमेंट, बिल्कुल, बट ऑडिटर मे एक्सेप्ट द एंगेजमेंट इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या मैनेजमेंट अग्री हो जाती है कि हम आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देंगे, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं रहेंगे। ठीक है, और एंगेजमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन कर दो, है ना, ऑडिटर रिपोर्ट विल इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, दैट इज इयॉम पैराग्राफ, इयॉम इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। और ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्यों डाला जाता है, टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू सच डिस्क्लोजर। ठीक है, ओपिनियन की वर्डिंग चेंज करना भी अलाउड है, ऑडिटर चेंज अलाउड है, ऑडिटर मे नॉट यूज फ्रेज इन दिस केस ट्रू एंड फेयर व्यू फेयरली प्रेजेंट्स इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इवन इफ द लॉ परमिट्स। ठीक है, ये केस रेयर एंड एक्सेप्शनल होता है स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है, सो इफ लॉ एंड प्रेस्क्राइब्ड इज अनएक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्ट अनलेस मैनेजमेंट अग्रीज दैट डिस्क्लोजर देगी टू अवॉइड मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दैट रिपोर्ट विल इंक्लूड इयॉम पैराग्राफ टू ड्रॉ द यूजर अटेंशन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, डू नॉट यूज ट्रू एंड फेयर व्यू एंड मटीरियल फेयर इन ऑल द रिस्पेक्ट। सो मैंने 210 को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऐसे के लिए ख़त्म होती है। बट अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं लगता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन दिस नंबर। एंड अगर आप 1-to-1 ऑडिट का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तब भी आपको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर माय डियर ऑडिटर्स।